हेलो गाइस, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम का थर्ड वीडियो है। तो आइए इस वीडियो में हम जनरल टर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जनरल टर्म हमारा जो एक्सपेंशन का हमारा ये फॉर्मूला है, इसी से आया है हमारा जनरल टर्म। बस हमको क्या करना है, इसको आराम से ऑब्जर्व करना है हर एक टर्म को, ताकि जब हम हर एक टर्म को ऑब्जर्व करें तो उसकी जब हम पोजीशन की वैल्यू रखें तो हमें उस टर्म की वैल्यू मिल जाए जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है आपको। आपका ये फॉर्मूला कैसे आया, अभी आप इस फॉर्मूले को मत देखिए, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको बताऊंगी कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले को, ये हमारा जो NC0 है ये हमारा x का कोफिशिएंट कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा x का कोफिशिएंट कहलाता है, ये जो हमारा NC0 है। ठीक है, तो इसी आपको टर्म में एक चीज़ ऑब्जर्व करना है कि आपको x और y, ये तो a पे बेस्ड है। चलिए मैं a, जैसे ये x प्लस a पे बेस्ड है ना, तो देखिए आपको x और a आपको हर टर्म में मिलेगा। हाँ, पावर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, दैट इज़ अनदर थिंग, बट आपको एक चीज़ सबसे पहले ऑब्जर्व करनी है कि x और y हर जगह है। अब आप ये मत कंफ्यूज होइएगा, यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 0 है और लास्ट टर्म में भी x की पावर 0 है, उसका मतलब 1 हो गया है। मतलब आपके हर एक टर्म में x और y प्रेजेंट है, मतलब दैट इज़ यहाँ पे a जो है वो y की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जनरल टर्म चूंकि x में और y में है तो मैं आपको x और y में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें फॉर्मूले में ये देखना है कि x और y तो हर टर्म में है। ठीक है, तो जनरल टर्म हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम x और y लिख देते हैं। ठीक है, x और y हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट चीज़ हमको क्या ऑब्जर्व करना है कि जो पोजीशन वैल्यू है, पोजीशन वैल्यू क्या है, NC0, ये हमारी NC1 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड जो पोजीशन वैल्यू है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो पहली NC1 है जहाँ पे हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है, एक्चुअली हमारी सेकंड टर्म है, और जो nth है वैल्यू है वो एक्चुअली हमारी n+1 टर्म है। कैसे पता, क्योंकि आप देखिए इससे पहले की एक्सरसाइजेस में हमने निकाला है। अगर हमको दिया है कि 2x + 9 होल पावर 10 सपोज ये दिया है, और अगर आपसे पूछा है कि अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास कितने टर्म आएंगे, तो आप सिंपली n+1 मतलब 10 + 1 11 टर्म आप बताते थे, तो वही काम आपको यहाँ करना है। तो आपने ये ऑब्जर्व करना है इस फॉर्मूले को, ये टर्म आया कैसे। तो देखिए इसका जो लोअर कोफिशिएंट है ये हमारा y का पावर है, y मीन्स यहाँ पे a है वैल्यू, तो मैं आपको लेकिन y से समझा रही हूँ, तो आप प्लीज़ समझिए उसको कि जो हमारा, चलिए मैं a से ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो हमारा a का पावर है वो हमारा 1 है, यहाँ पे ये भी 1 है और ये भी 1 है। मतलब हमारा यहाँ पे जब ये n होगा और c की यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, लेट से r, हम यहाँ पे क्योंकि हम जनरल टर्म लिख रहे हैं, हमको यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देंगे, हम उसको एक जनरल हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ताकि वो हर एक टर्म के लिए ट्रू हो, हर एक टर्म के लिए वैलिड हो। ठीक है, तो यहाँ पे r है तो y की भी पावर r होगी, क्योंकि हम हर टर्म में देख रहे हैं, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी a की पावर 0 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे a की पावर 1 है, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे a की पावर n है। तो हमने इस टर्म में ये समझ लिया कि हमारी जो भी यहाँ पे r होगा वही y की पावर होगी। x की पावर क्या होगी, देखिए ऑब्जर्व करते हैं, हमारी n-1 ये हमारी x की पावर है, n-2 ये हमारी x की पावर है, n-n0 ये हमारी x की पावर है। तो इन दोनों को माइनस करने से जो आएगा वही हमारी x की पावर होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मतलब जनरल टर्म में हमने सबसे पहले x और y को रखा, y की पावर वही है जो हमारी पोजीशन की वैल्यू है, यहाँ पे जो 1 है वही है, और जो n की वैल्यू है उसको हम इन दोनों को माइनस करने से आया। ठीक है, तो अब एट लास्ट आपको क्या करना है, जब हम पोजीशन की बात करेंगे, आपको ये बात ध्यान से समझना है, जब हम पोजीशन की बात करेंगे, जैसे देखिए ये हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा, लेकिन यहाँ पे 0 मैंने लिखा है, लेकिन ये हमारा पहला टर्म है, ये मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, लेकिन ये हमारा दूसरा टर्म है। तो हम जिस भी टर्म की बात करेंगे मतलब वो हमारा r+1 टर्म होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये tr+1 लिखा है। तो ये हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली r+1 टर्म है, जो कि हमारा जनरल फॉर्मूला है, जनरल टर्म का हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, बस यही है इस फॉर्मूले में और कुछ भी नहीं है। मतलब ये r+1 से आप कंफ्यूज मत होइए, ये r+1 आपसे ये वही कहना चाहता है कि सपोज अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात कर रही हूँ, अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात कर रही हूँ तो वो एक्चुअली फोर्थ टर्म है, वो इस एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो वो हमको फिफ्थ टर्म वहाँ पे मिलेगा, बट वो एक्चुअली फोर्थ टर्म है, उसको हम ऐसे लिखेंगे NC4। ठीक है, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। ठीक है, इस वजह से ये यहाँ पे 4 है।
अब आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट निकालने का क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट फाइंड करने का क्वेश्चन। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जिसके बाद आपके कभी भी इंडिपेंडेंट निकालने के में क्वेश्चन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, देखती हूँ। इसी में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको अभी तक सिर्फ एक फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, जो कि आपके आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको x⁻n का आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है, और वो भी किस बाइनोमियल आपको एक्सप्रेशन में 2x² - 3/x टू दी होल पावर 10 में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आपको इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट। अब आप बस एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मेरी गारंटी है कि अब से आपको कोई भी कोफिशिएंट का क्वेश्चन फंसने नहीं वाला, आप सारे ही क्वेश्चन को इजीली कर देंगे, ठीक है। आप बस इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लिखना है लेट, ओ गॉड सॉरी ये पेन नहीं चल रही है। सो आपको सबसे पहले लिखना है लेट TR+1 बी द टर्म, ठीक है। वो लेट TR बी द टर्म जिसमें x⁻ हमारी 10 होगी। तो हमने ये मान लिया कि ये जो TR+1 है यही हमारी x⁻10 आएगी, क्योंकि जब हमें वो टर्म मिलेगा तभी तो हम उसका कोफिशिएंट बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमको उसको टर्म को फाइंड करना है, कि हमको वो टर्म मिले, ठीक है। तो हम उसके टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप ध्यान से। आपने सबसे पहले स्टेप हमको लिख दिया लेट TR+1 बी द टर्म इन द, तो आपको फिर क्या करना है, आपने TR+1 इसको आपको एक्सपेंड करना है। अब यहाँ n की वैल्यू हमारी दी हुई है 11, तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे, CR 2x² टू दी होल पावर 11 - r, जैसा कि हमने यहाँ पे जनरल टर्म में फॉर्मूला इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये पहले टर्म की होती है, दूसरा हो जाएगा हमारा ये r है तो इसकी पावर हमारी r हो जाएगी। पहला स्टेप आपको करना है कि जनरल टर्म में आपको लिख देना है, जब भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू कोफिशिएंट आए या आपको बोले कि इसमें इंडिपेंडेंट, अगर x इंडिपेंडेंट हो जाए, वो कौन सा टर्म है, जब भी बोला जाए तो पहला टर्म आपको यही लिखना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट में आपको x की जो पावर है उसको सेपरेट कर लेनी है, और बाकी जितने इंटीग्रल पावर है उसको सेपरेट करना है, ठीक है। तो 11 CR तो सबसे पहले अलग हो जाएगा, इसमें से 2 और x² को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 2⁻11 - r और -3 की पावर आपकी r हो जाएगी। अब हम x² को यहाँ लिखेंगे x² टू दी होल पावर 11 - r, और यहाँ का जो x था x टू दी होल पावर -r, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करना है, इसको हम ऐसे ही एज इट इज़ लिख देते हैं, नोट कर देते हैं, -3 टू दी होल पावर r, और x ये देखिए जब मल्टीप्लाई होगा 22 - 2r, और इसका जब प्लस होगा तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा, अब सिर्फ हम x की बात करेंगे इतने में, तो x की जब बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x टू दी पावर 22 - 3r, ओके। तो देखिए आपको जब भी कोफिशिएंट आए आपको इतना स्टेप सेम करना है। सबसे पहले आपको लिखना है लेट TR+1 बी द टर्म, ठीक है, और उसके बाद आपको इतना स्टेप आपको सब में सेम करना है। अब क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, पहला पूछता है कि आप उसका कोफिशिएंट बताइए। तो जब भी कोफिशिएंट बताना है, जैसे हमको x का कोफिशिएंट बताना है, तो हमको ये जो पावर है इसको हमको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, क्योंकि हमको किसका बोला था फाइंड करना है, x टू दी पावर 10 का, तो आप =10 लिख दो, ठीक है। -3r = -12 कैंसिल, एंड r 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारी r 4 हो गई। अब मैंने जैसा कि बताया कि हमारा जो टर्म होता है, अगर 4 दिया तो हमारा एक्चुअल टर्म क्या होता है, 5th होता है, तो हमारा 5th टर्म ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अभी हमारा कोफिशिएंट पूछा है, अभी ये हमारा आंसर नहीं है, तो हम कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट के लिए ये जो मैंने लिखा है इसमें x छोड़ के, x से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि x की तो पावर हमारी 10 हो ही गई है। अब हमको इससे मतलब है, तो 11 C4, r की वैल्यू हमारी 4 निकल के आई है, 2 11 - 4 और -3 की वैल्यू 4।
बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, आपका यही कोफिशिएंट है। तो अब से आपको कोई भी क्वेश्चन आए कोफिशिएंट निकालने को, आपको सबसे पहले TR+1 लिखना है, आपको सारे टर्म की एज इट इज़ वैल्यू लिख देनी है, और उसके बाद x की जो भी वैल्यू है या जिस भी टर्म की आपकी कोफिशिएंट पूछा हो उसको आपको पावर से सेपरेट कर लेना है, और एट द एंड जो है पावर को कंपेयर करना है। अगर वो इंडिपेंडेंट बोला है, इंडिपेंडेंट टू x, ऐसे भी क्वेश्चन है ना आप में आर.डी. शर्मा में, इंडिपेंडेंट टू x बोला है, इंडिपेंडेंट टू x बोला है, तो आपको इसको 0 से कंपेयर करना है, ठीक है। और अगर कोफिशिएंट जिस भी पावर की आपको कोफिशिएंट पूछा हो उससे आपको कंपेयर करना है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट वन मोर क्वेश्चन, जो कि वो भी आपके आर.डी. शर्मा का ही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n in expansion of 1 plus x 1 minus x to the power n, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, वैसे टेढ़ा नहीं है, मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी इसका, बस आपको इसको समझना है। आपको बुक से तो बिल्कुल नहीं देखना है ये क्वेश्चन, अगर आप बुक से देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने टर्म लिखना है। देखिए हमारे पास टर्म क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या हमारे पास क्या है। 1 plus x 1 minus x to the whole power n। अब ये है, अब हमको बोला है इससे, अब ये तो फॉर्मूला जो इससे पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया ये तो वहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें तो कुछ भी क्लियरिटी से क्वेश्चन दिया ही नहीं हुआ है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये ब्रैकेट से आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा 1 minus x n प्लस x 1 minus x, ये आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इम्पॉर्टेंट, एक बार हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, एक बार हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि एट लास्ट हमको x to the power n के लिए बताना है, ठीक है। तो हम किसी भी एक को छोड़ेंगे नहीं, हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक बार पहले के लिए मैं आपको समझाऊंगी, एक बार दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों ही टर्म के लिए इसमें 2 बार स्टेप की है। तो इसके लिए पहले टर्म के लिए मैं लिख रही हूँ लेट TR बी द टर्म, ठीक है। अब चूंकि आप समझ गए तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आप इसका लिखिए NCR 1, पहला टर्म 1 है तो 1 की पावर अगर हम लिखेंगे n माइनस आर तो वो कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन तब भी मैं लिख देती हूँ 1 n माइनस आर माइनस एक्स टू दी पावर आर, ठीक है। अभी याद रखिएगा मैं सिर्फ इतने के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। तो NCR 1 के लिए कोई और नहीं होगा तो हम -1 को अलग ले लेंगे, r ये हमारा अलग हो गया, और x टू दी पावर r। मैंने कहा था ना आपको सबसे पहले सारे को अलग करना है और x टू दी पावर को आपको अलग लेके चलना है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे अभी तक किया है। और अब आपको देखना, अब आपको क्वेश्चन में x टू दी पावर n के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि x की पावर से जो भी हमको निकालना है उसको कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर जब हम करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक। इतना क्लियर है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया, हमने जो भी हमारा टर्म था जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया है वो किया, और हमने x की जो पावर थी उससे हमने जो भी हमको फाइंड करना उससे हमने कंपेयर कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आपको क्या करना। नेक्स्ट स्टेप हम दूसरे के लिए बात करेंगे, अब हम इस टर्म के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इस टर्म के लिए वैल्यू लिख देती हूँ TR+1 NCR, इसका पहला टर्म 1 है और 1 NCR, मैंने कहा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन -1 टू दी पावर R और x टू दी पावर R, इसका भी सेम ही होगा, ठीक है। इसका भी बिल्कुल सेम होगा, और यहाँ -1 मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया ना, ये माइनस था तो हमने इससे कॉमन ले लिया। अब आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे जब हमने किया x 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, तो आपने एक चीज़ ध्यान देना है। जैसे सपोज़ अगर हमारे पास आए, अगर किसी ने आपसे पूछा जैसे 3x² + 4x³ है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके x लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप हमको x² का जो है वो कोफिशिएंट बताइए, ठीक है। अगर आपने किसी से अगर पूछा कि x³ का कोफिशिएंट बताइए, x² छोटा हो जाएगा
चलिए ठीक है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताइए। तो आप इसका नहीं बताओगे, यहाँ पे आपको ये क्यूब दिख रहा है ना, आप इसका नहीं, आप इसको बताओगे। क्यों बताओगे? क्योंकि जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्यूब बन जाएगा और ये इसकी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमारी जो एक पावर कम थी, मैंने पूछा आपसे क्यूब का, लेकिन आपने मुझे बताया स्क्वायर का। क्यों बताया स्क्वायर का? क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा एक्स बाहर है जो कि जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब बन जाएगा। आपको ये बात ध्यान से सुननी है, हमने क्यूब का पूछा लेकिन आपने उसका एक कम बताया। वो कम इसलिए बताया क्योंकि एक पावर आपकी बाहर है, वही काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे, एक्स की पावर को जब हम कंपेयर करेंगे तो r इक्वल टू n-1 से कंपेयर करेंगे। जैसे कि आपने बोला ना, यहाँ पे मैंने 3 बोला तो आपने 2, तो आपने एक कम ही करके तो बताया, 3 में से 1 करके बताया, वैसे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब दोनों को ऐड करना है इस क्वेश्चन में, अब दोनों को ऐड करना है। सो नाउ ऐड, क्योंकि हमको क्वेश्चन में एक्चुअल में ऐड ही करना था, ठीक है। देखिए अब तो NCN दोनों ही टर्म को हमको ऐड कर लेना है। NC आर की जगह पे अब हमने n लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो अब हमारी आर की वैल्यू निकल आई ना, पहले जो टर्म की वैल्यू हमारी आर थी, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू निकाल के लिखेंगे, ठीक है। तो 1 की पावर n-n माइनस एक्स टू द पावर n, ठीक है। दूसरी टर्म की वैल्यू NC, आर की वैल्यू क्या थी, n-1, ठीक है। -1 की पावर n, ठीक है। -1 की पावर हमारी n हो जाएगी, सॉरी n-1, क्योंकि दूसरे टर्म की वैल्यू हमारी n-1 थी। अगर हम x को नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिखेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मैं समझा रही हूँ इसलिए। अब देखिए NCN की वैल्यू 1 होती है, मैंने इस इंट्रो में ही आपको बताया है NCN की वैल्यू क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उससे जाके देखें। अब देखो -1 की पावर थी, यहाँ पे -1 की पावर n थी, तो यहाँ पे -1 की पावर हमारी n हो जाएगी, प्लस NCN- की वैल्यू होती है हमारी n होती है। ये भी मैंने आपको इंट्रो में बताया, अगर आप नहीं जानते तो आप इसको प्लीज़ देखें जाके, n-1। अब इतना बचा, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार। अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं हुआ ना, इसमें कोई भी डिफरेंस आया नहीं आया। तो अब लेकिन हम इससे एक काम करेंगे कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि जब पावर सेम होती है तो ऐड होता है, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1n प्लस n-1 की पावर n-1, इतना आ जाएगा। आपने समझा ना, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब अगर इन टर्म में अगर हम देखें तो -1 की पावर n को हम कॉमन ले लेंगे, प्लस सॉरी हमने कॉमन लिया है ना, तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 - n, क्योंकि जब -n से मल्टीप्लाई होगा, यही आपका आंसर हो गया। आप अगर बुक का वो देखोगे, आप बुक का सॉल्यूशन